नमस्कार। क्या हनुमान बेनीवाल की राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ कोई सीक्रेट मुलाकात हुई है? क्या ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से आमने सामने हैं और खींवसर में होने वाले उपचुनाव को जीतने के लिए हनुमान बेनीवाल क्या दांव खेल रहे हैं? क्योंकि खींवसर का उपचुनाव हनुमान बेनीवाल के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। उसकी वजह यह है कि जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे 2023 के, उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पूरे राजस्थान में यही एक सीट जीती थी, हनुमान बेनीवाल की खुद की सीट, नागौर जिले की खींवसर सीट, जहां पर हनुमान बेनीवाल के सामने बीजेपी के रेवत राम डांगा थे, जिनको करीब 2-2.5 हजार वोटों से हराया था। हनुमान बेनीवाल को खुद को मिले थे 79,492 वोट, रेवत राम डांगा को मिले थे 77,433 वोट और तीसरे नंबर पर रहे थे कांग्रेस के तेजपाल मिर्धा। ये चर्चाएं हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव खत्म हुए और उसके बाद से हनुमान बेनीवाल कांग्रेस पर आक्रामक है। तो सवाल यह है कि क्या हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ कोई एडजस्टमेंट की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने यह बयान भी दिया कि कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसने अगर मुझे 3 लाख वोट दिलाए तो मेरी वजह से कांग्रेस को 20 लाख वोट मिले हैं। अगर कांग्रेस थोड़ा ढंग से मेरे कहे अनुसार काम करती और मेरा अगर इस्तेमाल करती को चुनाव प्रचार के अंदर, तो उसने कई और सीटें भी गिनाई जहां से कहा कि वहां से पार्टी जीत सकती थी। जयपुर ग्रामीण का उदाहरण दिया, बीकानेर का उदाहरण दिया, ऐसी ही कई सीटें और गिनाई जहां से बीजेपी, अलवर का उदाहरण दिया कि अगर पार्टी का इस्तेमाल, और यह भी कहा कि कांग्रेस की जो जीत हुई है वो मेरी वजह से हुई है और कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर सचिन पायलट अब क्रेडिट लेने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ज्योति मिर्धा का यह बयान सामने आया कि हनुमान बेनीवाल जैसे तैसे करके अब वापस बीजेपी में घुसना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि ज्योति मिर्धा ने निशाना साधा कि हनुमान बेनीवाल को हमेशा बैसाखी की जरूरत रहती है। 2019 में बीजेपी के लिए, अब 2024 में कांग्रेस की बैसाखी ली, अगर अकेले लड़ते हैं तो जमानत जब्त हो जाती। उसके जवाब में हनुमान बेनीवाल ने कहा कि ज्योति मिर्धा तो खुद सरपंच का चुनाव लड़कर जीतने के लायक नहीं है। अब जो ज्योति मिर्धा वर्सेस हनुमान बेनीवाल की बयानबाजी जो चल रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जब ज्योति मिर्धा अपने गुड़गांव चली गई तो ये कहा गया हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थकों की तरफ से कि अब वो 5 साल पूरे फील्ड में नहीं आएगी, लेकिन ज्योति मिर्धा कुछ दिन तक अपने परिवार के साथ रह करके वापस नागौर आई और कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के कर रही है। तो फिर ये चर्चाएं उठने लगी कि क्या बीजेपी ज्योति मिर्धा को खींवसर जो विधानसभा सीट है जहां से उपचुनाव होने है वहां पर फिर से मौका देने वाली है। खींवसर विधानसभा सीट पर अगर उपचुनाव की बात करते हैं तो वहां पर कांग्रेस की तरफ से जो पहले दावेदारों की, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का यह तय मान करके चलिए कि हनुमान बेनीवाल या तो अपनी पत्नी को टिकट देकर के चुनावी मैदान में उतारेंगे या फिर अपने भाई नारायण बेनीवाल को। एक चैलेंज यह है कि पिछली बार भी जब उपचुनाव हुए थे तो नारायण बेनीवाल बहुत छोटे मार्जिन से चुनाव जीते थे, तब जब हनुमान बेनीवाल बड़े मार्जिन से जीते थे। इस बार हनुमान बेनीवाल खुद बहुत छोटे मार्जिन से चुनाव जीते और ऐसे में यह रिस्क क्या कामयाब होगी कि नारायण बेनीवाल के तौर पर वो चुनाव को निकालने में कामयाब होंगे या फिर उनके हिस्से एक फेलियर काउंट होगा या पत्नी को चुनाव मैदान में उतार के महिला का दांव खेलेंगे वो। एक ये भी है कि जब हनुमान बेनीवाल वापस खींवसर से चुनाव लड़े विधानसभा का सांसद रहते हुए, तब ये बातें चली थी कि हनुमान बेनीवाल ने वापस खींवसर सीट से इसलिए चुनाव लड़ा है, खुद को किसी और सीट पर इसलिए शिफ्ट नहीं किया है क्योंकि नारायण बेनीवाल को लेकर के शिकायतें आ रही थी, कार्यकर्ताओं से पर्याप्त संवाद नहीं था, एक ऐसी चौकड़ी और एक ऐसा सर्कल बन चुका था जिसकी वजह से आम कार्यकर्ताओं का नारायण बेनीवाल तक एक्सेस नहीं था, उनके बिहेवियर को लेकर के अलग अलग तरह की क्वेश्चनिंग हुई थी। तो क्या महिला का दांव खेल सकते हैं? हनुमान बेनीवाल ये तय मानिए कि अपनी सीट किसी को देने वाले नहीं है। अगर बीजेपी के साथ वो मिल लेते हैं तब भी बीजेपी से समर्थन लेंगे और कांग्रेस के साथ भी मिल लेते हैं तो कांग्रेस से समर्थन लेंगे, और अगर इस बार विधानसभा उपचुनाव के अंदर कांग्रेस से उनका गठबंधन कंटिन्यू नहीं रहता है तो फिर एक बार फिर से खींवसर विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा, जिसमें आरएलपी के अलावा अगर बीजेपी की बात करें टिकट दावेदारों को तो इसमें एक सबसे प्रमुख नाम चल रहा है ज्योति मिर्धा का। ज्योति मिर्धा का नाम इसलिए क्योंकि ज्योति मिर्धा को जब बीजेपी में आई तो नागौर शहर से पहले विधानसभा चुनाव में हरिंद्र मिर्धा के खिलाफ उतारा लेकिन वो जीत नहीं पाई। उसके बाद में नागौर का लोकसभा का टिकट दिया लेकिन वो भी नहीं जीत पाई, और कहा जा रहा है कि चूंकि मिर्धा परिवार की एक बड़े चेहरे के तौर पर वो पहचान रखती है इसलिए पार्टी उनको आखिरी मौका दे सकती है। और नागौर की राजनीति में हनुमान बेनीवाल से भी मजबूती से अगर कोई नेता मुकाबला करता है, टक्कर लेता है, तो वो ज्योति मिर्धा ही लेती है। लेकिन क्या ज्योति मिर्धा नागौर शहर से या नागौर लोकसभा से शिफ्ट होकर के खींवसर विधानसभा सीट पर जाएगी, वो ये देखने वाली बात हो गई।
इसके अलावा बीजेपी की ओर से रेवंत राम डांगा का नाम चर्चाओं में है, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल के खिलाफ चुनाव लड़े भी थे। वो भी किसी दौर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में ही हुआ करते थे, आरएलपी में ही हुआ करते थे, लेकिन इस बार वो बीजेपी में आए, चुनाव लड़े और बहुत कड़ी टक्कर दी। 2-2.5 वोटों का अंतर रहा था। रेवंत राम डांगा को 77,433 वोट मिले थे और हनुमान बेनीवाल को 79,492 वोट मिले थे। एक तीसरा नाम है तेजपाल मिर्दा का, जो पिछले विधानसभा चुनाव तो कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे, लेकिन अब ज्योति मिर्दा के साथ वो भी बीजेपी में आ चुके हैं और इसी इलाके में आने वाली एक पंचायत समिति के वो कुचेरा के प्रधान भी हैं। लिहाजा ऐसी चर्चाएं हैं कि तेजपाल मिर्दा को मिर्दा परिवार के चेहरे के तौर पर पार्टी टिकट दे सकती है, लेकिन फिर निराशा होगी रेवंत राम डांगा जैसे लोगों के अंदर, जो अपनी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आए, यहां बीजेपी का अच्छा खासा बेस बनाया, अच्छी टक्कर भी दी, बहुत कम मार्जिन से हनुमान बेनीवाल चुनाव जीते और ऐसे में तेजपाल मिर्दा को टिकट मिलता है। थोड़ी सी चैलेंजिंग स्थिति पार्टी के भीतर काडर में एक्टिवेट रखने की चैलेंज हो सकता है। कांग्रेस की ओर से अगर उम्मीदवारों की बात करते हैं तो उसमें एक नाम आता है मनीष मिर्दा का। इस बार भी जब लोकसभा चुनाव ज्योति मिर्दा लड़ रही थी तो सबसे ज्यादा ज्योति मिर्दा के खिलाफ जिनके बयान वायरल हुए, जिन्होंने एक नई पॉपुलैरिटी हासिल की, क्योंकि मनीष मिर्दा को इस लोकसभा चुनाव से पहले बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते थे और नागौर के बाहर तो बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जिस देसी अंदाज में उन्होंने चटकारे लगाए, फटकारे लगाए, उसकी वजह से मनीष मिर्दा काफी पॉपुलर हुए। कहा जाता है कि मिर्दा परिवार से आने वाले मनीष मिर्दा का ज्योति मिर्दा के साथ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है और इस वजह से वो ज्योति मिर्दा के खास तौर से खिलाफ राजनीति करते हैं। और अब जब वो कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में चली गई तो मनीष मिर्दा के लिए मैदान खुला हो चुका है। अब वो खुलकर के ज्योति मिर्दा के खिलाफ बोलते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस उनको खींवसर भेज करके उनकी पॉलिटिकल एक नई जर्नी भी शुरुआत करवा सकते हैं और ज्योति मिर्दा के खिलाफ कांग्रेस को एक वोकल चेहरा भी मिल जाएगा। एक चर्चा राघवेंद्र मिर्दा के नाम की। राघवेंद्र मिर्दा हरेंद्र मिर्दा के बेटे हैं। हरेंद्र मिर्दा फिलहाल नागौर शहर से विधायक है। ऐसे में एक ही परिवार बाप बेटे को टिकट मिलना थोड़ा चैलेंजिंग जरूर हो सकता है। राहुल गांधी अक्सर परिवारवाद के खिलाफ बातें करते हैं। राघवेंद्र मिर्दा को पहले भी राजनीति में लाने की चर्चाएं हुई थी, इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले भी चर्चाएं हुई थी, लेकिन हरेंद्र मिर्दा ने कहा ये मेरा आखिरी चुनाव है, इस बार मुझे चुनाव लड़ने तो बेटे को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हनुमान बागड़ा का भी नाम चर्चाओं में है, जो कि यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। नागौर शहर सीट से वो दावेदारी भी कर चुके हैं और उनको फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया है कांग्रेस का। तो ये 3 चेहरे कांग्रेस की तरफ से। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि त्रिकोणीय मुकाबला होता है या कांग्रेस इस बार जो लोकसभा चुनाव का गठबंधन था उसको इस उपचुनाव में भी कंटिन्यू करती है, लंबी रणनीति के तहत, लंबी प्लानिंग के तहत, और बीजेपी के साथ जो एडजस्टमेंट की कोशिश है, ज्योति मिर्दा वर्सेस हनुमान बेनीवाल का जो मामला है, इन तमाम इक्वेशंस को देखते हुए नागौर विधानसभा सीट का उपचुनाव इस बार काफी रोचक होने वाला। और सबसे रोचक इसलिए है क्योंकि जो पिछली जीत है हनुमान बेनीवाल की बहुत छोटे मार्जिन से, इसलिए यहां पर एक तरफा परिणाम की तो उम्मीद बिल्कुल नहीं है। त्रिकोणीय मुकाबला हो या 2 तरफा मुकाबला हो, मुकाबला रोचक होगा। आपकी क्या कुछ इस पूरे पॉलिटिकल एपिसोड को लेकर के राय है? हनुमान बेनीवाल से लेकर के नारायण बेनीवाल की कार्यशैली, ज्योति मिर्दा से लेकर के मनीष मिर्दा और राघवेंद्र मिर्दा समेत तमाम दावेदारों को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।